नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। बात करेंगे कुछ खट्टी-मीठी, नई-पुरानी। स्वागत है आपका अनुपम जी। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल्स यानी कि जयपुर डायलॉग्स और घूमता आईना दोनों को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। अनुपम जी, सोनम वांगचुक को मारने में कौन-कौन लगा हुआ है? कौन-कौन चाहता है कि सोनम वांगचुक मर जाए? आज से 3 साल पहले 2023 की घटना है। वेस्टर्न कीनिया में टोंगारेन करके एक जगह है, तो वहां पे एक आदमी जीसस क्राइस्ट बना घूम रहा था। जीसस ऑफ टोंगारेन कहते थे उसको। तो ईस्टर के दिन वहां की पूरी पब्लिक ने मन बनाया कि इसको क्रूसीफाई कर देते हैं। इसको इसकी सत्यता आज जांच ही लेते हैं। और उन्होंने साहब एक क्रॉस बनाया और उस पे कील हथौड़े लेके पहुंच गए कि आज इसको टांग देना है। और इसकी 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 इसका जीजस बना कि एक परीक्षा हो जाए। तो जीसस ऑफ टोंगरेन भाग के पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में डाल दिया जाए, फ्रॉड के लिए जेल में डाल दिया जाए, लेकिन इन लोगों को मुझ तक पहुंचने से रोका जाए। तो सोनम वांगचुक के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये जितने लोग हैं, अच्छा ये तो और भी कर रहे हैं, उनके सामने उनको भूख हड़ताल पे बैठा दिया। अब कैसी भूख हड़ताल है उसके बारे में भी अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि चादर ओढ़ के कुछ खा पी लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं भूख हड़ताल में बैठा हुआ एक आदमी दिन में 8 बार 12 बार टॉयलेट क्यों जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना मोशन और इतना जो है उनकी कहाँ से और आता है? हाँ, और इतना जाना पड़ता है कि वो पुलिस से कह रहे हैं कि मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था कर दी जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी पानी की बोतल हमेशा कवर्ड क्यों रहती है, ये पानी ही पी रहे हैं कि जूस पी रहे हैं कि कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। पर सोनम वांगचुक पलटकर बच्चों को कोस रहे हैं। और मैंने इस तरह का कभी किसी को बोलते सुना नहीं कि मुझे यहाँ बैठा के नीचे तुम लोग ठूस, इन्वर्टेड कोट अनकोट, ठूस ठूस कर खाते हो, मर जाओगे। तो मर जाओगे, उन्होंने श्राप तक दे दिया। पर जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो एकदम अभी भी सोनम वांगचुक के शब्दों में ठूस ठूस कर खा रहे हैं, मरने का रिस्क लेकर खा रहे हैं। हर तरह की वहाँ आइसक्रीम, हर तरह का फ्रूट, हर तरह के फल, हर तरह की बिरयानी वहाँ मौजूद है। जुनैद भाई जो कि ये काम शाहीन बाग और किसान आंदोलन में भी कर चुके हैं। एक बेरोजगार जुनैद तीन तीन आंदोलन पाल चुका है। कोई पूछने वाला नहीं है कि साहब 3 आंदोलनों में करोड़ों रुपया तुमने खर्च किया इन 3 आंदोलन में, वो कहाँ से आ रहा है। और जो भीड़ है चूंकि नहीं आ रही है, तो उसको मेकअप करने के लिए वहां पे बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय उपस्थित हुआ है। और अब तो मैं देख रहा हूँ अब 5 बार नमाज में कम से कम 20-20, 25-25 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। और सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि मैं कल भी अपने शो पर कह रहा था कि जब हमारी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर से ये एक परंपरा है कि जब लोग चुनाव प्रचार करते हैं तो अपनी सभाओं में भीड़ बुलाने के लिए या तो किसी लोकल नाचने नाचने वाली को बुला लेते हैं या फिर कोई बी ग्रेड थी सी ग्रेड कोई कलाकार को बुला लेते हैं। वो कलाकार आके खड़ा होके भीड़ इकट्ठा करता है, फिर लोग अपनी बात कहते हैं। तो बॉलीवुड को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया, पर बॉलीवुड पिछले 12 साल में अपने हाथ बहुत अच्छे से जला चुका है। तो ऐसे में जावेद अख्तर सामने नहीं आए, फरहान अख्तर सामने आई, शबाना आजमी को आगे कर दिया गया। क्योंकि जावेद मियाँ सोचते हैं, चचा को लगता है अभी भी उनका कैरियर बाकी है, फरहान को लगता है उनका कैरियर अभी शुरू हुआ है, शबाना आजमी पूरी तरह से पिट चुकी हैं। उनको कहीं कोई फिल्म, नाटक, थिएटर कुछ ऑफर नहीं होता, तो उनको उनसे अपील जारी करा दी गई। स्वरा भास्कर जैसी पॉर्न फिल्मों की, अश्लील फिल्मों की सी ग्रेड एक्ट्रेस को आगे कर दिया गया।
वो वहां जाकर बोली तो हूट हो गई, उसको एक भाषण में 3 बार कहना पड़ा, अच्छा चुप होती हूँ, अच्छा नीचे उतरती हूँ, अच्छा बंद करती हूँ। उसको उसको पब्लिक सुनने को तैयार नहीं थी। और मतलब कहा कि ये जितने जीनत अमान किस जमाने की, आज की जो जिस जेन जी की बात हो रही है उनसे मैं पूछूं तो जीनत अमान की एक पिक्चर वो बता नहीं पाएंगे। वो जीनत अमान जो कि संजय खान की दूसरी बीवी बनकर अपनी एक आंख की रोशनी खो बैठी, सन एंड सैंड में इतना मारा उनको संजय खान ने कि एक आंख से ही वो लाचार हो गई। तो वैसे मतलब कह रहा हूँ कि पुराने जमाने की एकदम या तो चुके हुए कलाकारों से अपील जारी की थी कि ये बहुत पुराना एक प्रोसेस है कि बॉलीवुड का इस्तेमाल किया जाता है एक गिरते हुए इवेंट को संभालने के लिए। पर दिक्कत ये है कि ना आमिर खान सामने आने को तैयार है, ना शाहरुख खान सामने आने को तैयार है, ना सलमान खान आने को तैयार है, ना सैफ अली खान आने को तैयार हो। बड़ी आश्चर्य की बात है कि नसीरुद्दीन शाह भी आने को तैयार नहीं है। नसीरुद्दीन शाह भी ये सब इस कदर मतलब जिसको लगता है कि मेरा जरा सा भी कैरियर बाकी है, उसको लगता है कि इसके पहले कि हिंदुस्तानी पब्लिक हमको लाल सिंह चड्ढा बना दे, तो वो कोई आदमी सामने आने को तैयार नहीं है। शाहरुख खान का ये हाल है कि वो तो सैबाटिकल अपनी जिंदगी में पहली बार 1 साल का सैबाटिकल लेके बैठ गए, 1 साल की छुट्टी लेके बैठ गए। जवान, पठान सब उनकी इतनी फ्लॉप हुई कि वो छुट्टी लेके बैठ गए। नसीरुद्दीन शाह को फिल्में नहीं मिल रही हैं और सैफ अली खान को पहले भी नहीं मिलती थी। सलमान खान को लग रहा है कि सलमान खान ने तो पूरा यू टर्न ले लिया है, प्लस उन पे तमाम मुकदमे चल रहे हैं। तो जो असल बॉल अच्छी, पहले आपने देखा था अनुराग कश्यप भी बहुत उठक बैठक करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। फिर उनके एक आध इनकम टैक्स वाले जाके टहलाए, तब से वो इतने खामोश हो गए कि उन्होंने अपने होठों को ही सिल लिया। और अब कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का सामने आने को तैयार नहीं है। तो या तो थकी हुई मोहरें और या फिर बी ग्रेड की और सी ग्रेड की और या फिर पॉर्न फिल्मों के जैसे स्वरा भास्कर टाइप के लोग। हालांकि स्वरा भास्कर को जब मैंने कल देखा तो मुझे लगा अब तो पॉर्न फिल्मों के लायक भी नहीं बची। और अब उनको भी जितने अच्छा, जिस तरह सी ग्रेड फिल्म वाले हैं उस तरह सी ग्रेड जिसको कहते हैं पॉलिटिशियंस को बुलाया जा रहा है। और शुरुआत हुई वामपंथियों से। वो वामपंथी जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी प्रासंगिकता, सीट, राज्य सब खो चुके हैं, तो वामपंथी आए, बात नहीं बनी। तो अच्छा, चूंकि ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल का ऑर्गेनाइज था, तो सबसे ज्यादा इसमें अरविंद केजरीवाल ने दूरी बनाकर रखी। लेकिन धीरे धीरे करते करते ये हाल हो गया कि कल एक वीडियो मैंने दिखाया था कि जिसमें अभिजीत दीपके और दहिया ये जाकर चंद्रशेखर जाटव के हाथ पैर छू रहे हैं कि भाई तुम ही आ जाओ। वो आया भी, वो आया भी। तो ये सी ग्रेड जितने पॉलिटिशियंस हैं इनके चक्कर लगने शुरू हुए। और फाइनली अरविंद केजरीवाल को सोनम वांगचुक ने मैसेज भिजवाया कि देखो मैं मरने वरने को नहीं तैयार हूँ, पोल वोल मैं तुम्हारी सब खोल दूंगा। तो जो अरविंद केजरीवाल जो इतने दिनों से दूरी बनाए हुए थे, आज वो सुना है कि वहां पहुंचेंगे और सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाएंगे। और जहां तक अनशन की बात है, सरकार ने अपना मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। सोनम वांगचुक का अनशन नहीं तोड़वाया जाना चाहिए, बल्कि तो बाकी जितने सरकार भी हैं वहाँ के, अभिजीत दीपके, विजेता दहिया और सौरभ दास, उनको सबको उनके साथ में अनशन पे बिठाया जाना चाहिए। सरकार आपकी रुख से पूरी तरह सहमत है, सरकार भी इसके सख्त खिलाफ है। और सरकार ने, देखिए आपने अपना मानसून सेशन बुला लिया है, सब लोग जानते हैं एक बार मानसून सेशन शुरू हो गया तो फिर कैबिनेट में रिशफल होना जरा मुश्किल ही है। धर्मेंद्र प्रधान कहीं जाते नहीं दिख रहे हैं। और सोनम वांगचुक को अच्छी तरह मालूम है कि मानसून सेशन जो 1.5 महीना चलेगा उसमें तो वो मतलब हूरों के पास पहुंच जाएंगे। तो चाहे वो जितना भी एनर्जी एनर्जी ड्रिंक लेते रहें, उनको तो दिक्कत आ जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अलबत्ता आवश्यक कहा है कि सोनम वांगचुक को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, उनका मेडिकल चेकअप हो। मेडिकल फैसिलिटीज सरकार पहले दिन से देने को तैयार थे, कॉकरोच लेने को नहीं तैयार थे। एक बात बड़ी दिलचस्प है, दिल्ली हाईकोर्ट में जो पिटिशन दाखिल की है किसी कॉकरोच ने, उसने दिल्ली हाईकोर्ट से ये मांग की है कि सोनम वांगचुक को फोर्स फीड किया जाए, यानी पुलिस उनको पटक के जबरदस्ती उनके मुंह में खाना डाले। मतलब सोनम वांगचुक वहाँ ने एक को पिटिशन एक सोनम वांगचुक ने एक पिटिशन डलवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में कि मुझे पटक के खाना खिला दो, मेरी कुछ तो इज्जत रह जाए। अब अभिजीत दीप के पूरे प्रयास कर रहे हैं इस दौरान, दिल्ली पुलिस को भड़काते रहे हैं कि किसी तरह दिल्ली पुलिस लाठी वाठी बरसा दे तो कुछ उनको एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए। अच्छा देखिए दिक्कत क्या आ रही है, फाइनली लोगों ने 20 जुलाई को अपना प्रदर्शन कहा कि साहब वो संसद शुरू होगी, हम 20 जुलाई से प्रदर्शन करेंगे और जाके संसद पे करेंगे। जाहिर सी बात है संसद में घुसने की कोशिश करेंगे, वहां पुलिस लाठीचार्ज होगी, इनको ऑनरेबल एग्जिट मिल जाएगा।
उसके लिए मैंने कई वीडियोस भी दिखाए अपने चैनल में। एक वीडियो में कहा जा रहा है कि महिलाओं को, दिव्यांगों को आगे रखा जाएगा। वही चीज जो मैं कहता हूँ जी, गाजा पट्टी से शुरू हुई, वहां से कश्मीर आई, कश्मीर से शाहीन बाग आई, शाहीन बाग से सब जगह पहुंच गई। और दूसरा आदमी भगत सिंह और गांधी के नाम लेके कह रहा है हिंसा तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाकायदा हिंसा की बातें हो रही हैं। और अलबत्ता इसमें ये जरूर है कि सोनम वांगचुक को इन सब बातों पर यकीन नहीं है। उनको लग रहा है कि ये लोग जाएंगे अपना पार्लियामेंट में पिट पिटा के चले आएंगे, हमारा भूख हड़ताल कोई नहीं तोड़वाएगा। तो वो उन्होंने एसओएस भेजा है केजरीवाल को, और केजरीवाल आज उस एसओएस को प्राप्त करके फाइनली इस कार्यक्रम में उनका पदार्पण हुआ है। अखिलेश यादव ने भी फोन किया, लेकिन देखिए बाकी सब लोगों ने दूरी बनाकर रखी है, मेरी ये और मांग है, राहुल गांधी ने तो एकदम दूरी बनाई हुई है। मेरी यह मांग है कि यदि तनिक सी भी आशंका हो कि केजरीवाल सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाएंगे, तो उनको वहां पहुंचने के पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए। 129 सीआरपीसी, अब उसका बीएनएसएस में क्या है लेटेस्ट मुझे याद नहीं है। तो वो जो 129 सीआरपीसी होता था, जिसमें आप उसको गिरफ्तार करके और 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर छोड़ देते थे, वो केजरीवाल के साथ किया जाए। हम कतई नहीं देखना चाहते कि हमारे एक आदर्श बन चुके सोनम वांगचुक जी जो हैं, उनकी भूख हड़ताल किसी भी तरह से, चाहे वो इमोशनल ब्लैकमेल हो और चाहे वो ज़बरदस्ती हो, तोड़वाई जाए। ये कतई गलत बात है। हम इससे कतई सहमत नहीं हैं। और जहाँ तक पार्लियामेंट में मार्च की बात है, तो मुझे तो वो पहलवानियाँ याद आ रही हैं। वो तो बड़ी हट्टी-कट्टी थी, और उनके साथ में जो लोग बैठे थे, वो भी बड़े हट्टे-कट्टे थे। वो भी बेचारे पार्लियामेंट नहीं पहुँच पाए थे। याद करिए। तो आप इसको ट्वीट कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, भारत सरकार को टैग कर दीजिए, अमित शाह और पीएमओ को टैग कर दीजिए। देखिए शायद आप ही की कोशिश कुछ रंग लाए। और जहां तक सोनम वांगचुक का सवाल है, हम सबको मालूम है कि वो किस चीज के लिए खड़े हैं और क्यों खड़े हैं और कैसे खड़े हैं। भाई देखिए, इंटरनेशनल अवार्ड विनर जो भी होता है ना, उसको इतने हल्के से अपनी जिद नहीं छोड़नी चाहिए। आप सोनम वांगचुक से कहिए, आपकी बात सुनी जाती है, मुझे पता है। तो आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचाइए देखिए कि जो भारत में हंगर भूख स्ट्राइक हड़ताल, ही बदनाम हो जाएगी। गांधी जी को भूख, फिर कौन मानेगा? अरे बिल्कुल मानेंगे भाई, गांधी जी को तो मान के कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, भारत में भूख हड़ताल का जो कल्चर है वो मोहनदास करमचंद गांधी लेकर आए। और मोहनदास करमचंद गांधी को ये बात भली भांति मालूम थी कि कहाँ भूख हड़ताल करनी है और कहाँ नहीं। जैसे वो अंबेडकर के सामने पूना पैक्ट में भूख हड़ताल करते हैं, पर वो जिन्ना के सामने कभी भूख हड़ताल नहीं करते। मेरे भाई जिन्ना, मैं भूख हड़ताल कर लूंगा, मैं जान दे दूंगा अगर तुमने पाकिस्तान बनाया हो। तो क्या पाकिस्तान बाद में बनेगा, पहले आप अपनी जान दीजिए। तो जिन्ना का ये रुख होता था। कभी उन्होंने जिन्ना से भूख हड़ताल नहीं की, कभी उन्होंने अंग्रेजों से भूख हड़ताल नहीं की कि मेरे भाई अंग्रेज अगर तुम नहीं छोड़ोगे भारत तो मैं जान दे दूंगा। चर्चिल तो पहले ही कहता था, वाइज गांधी स्टिल अलाइव, गांधी अभी तक जिंदा कैसे, वो तो पूछता था। तो गांधी को भी मालूम था कहाँ भूख हड़ताल करनी है और कहाँ नहीं करनी है, कितनी करनी है और कहाँ तोड़ देनी है। तो ये सब उन्हीं के चेले हैं, इनको मालूम है कि कहाँ भूख हड़ताल करनी है और कहाँ नहीं करनी है। इस बार थोड़ा सा गलत गलत नंबर डायल हो गया सोनम वांगचुक से। और जिस धर्मेंद्र प्रधान के लिए वो कसीदे पढ़ते थे, जिन धर्मेंद्र प्रधान के लिए वो लंबे लंबे पोस्ट करते थे कि प्रधान साहब तो बड़े विजनरी शिक्षा मंत्री हैं, वाह 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 वाह, आज उन्हीं धर्मेंद्र प्रधान के लिए वो हटाने के लिए बैठ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान की, जैसे कि दोनों मुद्दे अलग हैं। मैं आपको एक 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 एग्जाम्पल देता हूं संजय सर। धर्मेंद्र प्रधान का पूरा हिंदुस्तान मांग रहा था इस्तीफा। बहुत ध्यान से सुनिए हमारी बात, पूरा हिंदुस्तान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था, पर बीच में कूद पड़े कॉकरोच। अगर कॉकरोच नहीं कूदे होते तब तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया होता और हम लोगों ने इस्तीफा ले भी लिया होता। पर इन्होंने तो बीच में पढ़ के ये हालत कर दी कि धर्मेंद्र प्रधान किनारे हो गए और जो पब्लिक का गुस्सा था वो कॉकरोचों की तरह हो गया। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। पूरा देश, सारे हिंदू राम मंदिर की चोरी से बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा नाराज थे। बीच में कूद पड़े अखिलेश यादव, बीच में कूद पड़े केजरीवाल। तो जो नाराजगी ट्रस्ट की तरफ जानी थी वो इन लोगों की तरफ डाइवर्ट हो गई, वो इन लोगों की तरफ डाइवर्ट हो गई। ये दो मुद्दे आपको सामने, जहां पे विपक्ष को कुछ नहीं करना, सिर्फ खामोश बैठना था, काम अपने आप हो जाता। लेकिन नहीं, इन्हें तो कूदना था, और कूद के इन्होंने दोनों ही मामलों को डाइल्यूट कर दिया। मुझे तो इसमें यह है कि इसमें आप कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह नहीं कूदे, लेकिन नसीरुद्दीन शाह जो थे वो राम मंदिर में तो कूद गए।
वहां कूदने से नहीं चूके वो, और बगैर मतलब उलझने लगे अनुपम खेर से। उसका मैं कारण आपको बता दूं। देखिए, एक बात को बहुत लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। आप समझें कि 12 साल के मोदी काल में और 9.5 साल के योगी काल में सैकड़ों मस्जिदें, हजारों दरगाहें, मदरसे, मजारे गिराए गए, लेकिन वो कोई इशू नहीं है। इशू कभी नहीं बनता। इशू इसलिए नहीं बनता क्योंकि सरकार गिरा रही है। और आप उस प्रोसेस से, आप उस प्रक्रिया से सहमत हो या ना हो, कहने को वो एक सरकारी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। बाबरी का जो एक कांटा है वो आज मुसलमानों के दिल में क्यों है? वो जितना दुखद है वो उतना ही डराता है। बाबरी वाली, जब बाबरी की बात आती है, राम जन्मभूमि मंदिर की बात आती है, तो एक मुसलमान एक अलग भाव में चला जाता है। कारण समझिए इसको, एक मुस्लिम मुस्लिम दिल से और मुस्लिम दिमाग से सोचने का प्रयास कीजिए। बाबरी बाकी चीजों से अलग कैसे? क्योंकि बाबरी वो मुद्दा था जहां केंद्र सरकार कह रही थी नहीं गिनने देंगे, जहां राज्य सरकार कह रही थी नहीं गिनने देंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट कह रही थी नहीं गिनने देंगे। हिंदू ने एक होकर अपने हाथ में कुदाल उठाई और चपटा कर दिया, तीनों गुंबद गिरा दिए। वो डराने वाली चीज है। वो दिखाती है कि इस देश का हिंदू अगर एक हो जाएगा तो वो प्रधानमंत्री की नहीं सुनेगा, मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेगा, उसको जो मन में आया कर दिया उसने। वो चीज डरा, वो चीज चुभती भी है, दर्द भी देती है और डर भी देती है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू ने कानून अपने हाथ में ले लिया। और जब हिंदू अपने हाथ, मतलब कुछ भी हो, हिंदू बहुसंख्यक के साहब अभी भी 80% है। वही अगर उसका, मैं बार बार कहता हूं, 80% का आधा, अगर 40% हिंदू अपने हाथ में कानून ले लेगा, फिर कानून बचेगा कहाँ? तो वो चीज मुस्लिम मस्तिष्क को डराती है और दुख दुख तो देती है, जाहिर सी बात है, पर डराती भी बहुत है। इसलिए जब राम मंदिर की बात आती है तो ये लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। ये बोलते नहीं, इनके मुंह से अल्फाज खुद निकलने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि विजेता दहिया जो है वो बहुत नाराज कि अब किसी ने ये चला दिया कि साहब की सेम फेलोज एट चाइनीज एम्बेसी एंड सेम फेलोज एट सीजेपी धरना। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है इस सेम स्टेल स्क्रिप्ट इज गेटिंग पेनफुली प्रेडिक्टेबल। कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली डेफेमेटरी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ऑट टू बी टेकन। तो भाई स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन कोई दूसरा लेगा क्या? डेफेमेशन तो पर्सनल होता है एज फार एज माय नॉलेज ऑफ लॉ गोज। मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया सर। भाई विजेता दहिया ने ट्वीट किया है कल, जी। और ये बताया गया था कि जो लोग वहाँ चाइनीज एम्बेसी में बैग्स के साथ थे, वही लोग जो थे वो सीजेपी धरने पे भी थे। तो अब ये लोगों ने फोटो छाप दी। वो कह रहे हैं कि साहब ये डेफेमेटरी है, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। तो भाई लीगल एक्शन कौन लेगा ये? अगर नहीं, डेफेमेटरी है, डेफेमेटरी कैसे है? डेफेमेटरी कैसे, हम समझ नहीं पाए। नहीं नहीं मैं मान लेता हूँ ना द डेफेमेटरी है, फैक्ट एक रिमेन्स कि ना द फैक्ट सुन रिमेन्स कि लीजिए आप सुन लीजिए चाइनीज सुन लीजिए। एम्बेसी में थे। द फैक्ट रिमेन्स कि आप चाइनीज एम्बेसी में थे एंड द फैक्ट रिमेन्स कि आप वहां थे। तो एक सच बात डिफेमेटरी कैसे हो गए? नहीं नहीं तो मैं इसको जो है कोरिलेट करने का प्रयास, मैं एक मिनट फर्ज कीजिए कि अगर डेफेमेशन है भी तो लीगल एक्शन कौन लेगा? स्वयं ही तो लेंगे। जिसका डेफेमेशन हुआ है वही तो लेगा ना एक्शन। ये किसको कह रहा है कि लीगल एक्शन शुड बी टेकन? डिफेमेशन शायद चाइनीज एम्बेसी का हुआ है, जिनके ऊपर ये आरोप है कि वो वहां से भर के लोगों को भेज रहे हैं। अगर किसी का डिफेमेशन हुआ है तो चीन का डिफेमेशन हुआ है। मुझे और किसी का डिफेमेशन यहाँ नजर नहीं आ रहा है। कम से कम डिफेमेशन लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें मुझको कंप्लीट कमांड है, जिसको जिसको मैं 100 से ज्यादा मुकदमे लड़ चुका हूँ। तो डिफेमेशन अगर किसी का हुआ तो चाइनीज एम्बेसी का हुआ है कि साहब आप वहां बुलाकर भारतीयों को उटपटांग सिखाते हैं और फिर बाहर जाके वो लोग ये सब काम करते हैं। ये तो बहुत ही गड़बड़ है। हाँ? अच्छा, हमारे नसीरुद्दीन शाह को क्या हुआ ये तो बता दिए ना। क्या हुआ नशे को? वो अनुपम खेर ने कुछ अखिलेश जी के साथ में हाथापाई कर ली, ट्विटर पे देखा था ना आपने? कुछ हुआ है नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर में भी कुछ आपस में जबानी जमा खर्च हुआ है। मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं क्योंकि मेरे लिए दोनों ही लोग बहुत मैटर नहीं करते। तो नसीरुद्दीन शाह का क्या है कि साहब
बहुत ही एक्चुअली चाहे नसीर हो चाहे जावेद हो, इन सब का चक्कर क्या है आप समझ लीजिए। इन सब का चक्कर ये है कि जिस तरह की इनकी आदतें खराब हो चुकी थी कि पैसा यहाँ, आप देखिए वहां पर पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो बड़ी दिलचस्प चीजें लोगों ने बताई। उन्होंने कहा कि साहब बांग्लादेश से लोग आते हैं हिंदुस्तान में, सोमवार की सुबह आते हैं, 6 दिन यहाँ कमाई करते हैं और शनिवार की रात को सारा पैसा लेके बांग्लादेश चले जाते हैं खर्च करने अपने परिवार के पास। तो कुछ बॉलीवुड भी कुछ ऐसे ही खेल रहा था यहाँ पे। और आपने देखा था इन्होंने पाकिस्तानी सितारों को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, सबको रोजगार देने का एक दुकान खोल रखी थी। सोचिए कि जिस समय बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस वर्स्ट सबसे बुरे थे, उस समय भी शाहरुख खान ने अपनी टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेने का प्रयास किया, ले ही लिया था। जब हमारे पाकिस्तान से रिलेशन सबसे खराब थे, इसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लिया। इस आदमी को पाकिस्तानी हीरोज भी चाहिए, हीरोइंस भी चाहिए। इनको मतलब पाकिस्तान में जितने लोग बेरोजगार बैठे हैं उन सबको रोजगार देने का ठेका ले रखा है शाहरुख खान ने। उसी तरह का इनका लोग का चल रहा था। ये साल में 2 बार 3 बार इन लोग पाकिस्तान के दौरे करते थे, चाहे वो जावेद अख्तर हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे शाहरुख खान हो। सलमान खान का तो एक पुराना वीडियो देखिए सामने आ रहा, समय भले ही बंदे ने यू टर्न ले लिया हो, लेकिन कह रहा है जब पाकिस्तान में धमाका होता है तो भारत को दोष तो नहीं देता ना। हम पाकिस्तान को दोष देना बंद करें। हमारे यहाँ जितना कुछ हो रहा है हमारे अपने आतंकवादी, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है इसमें। तो कोई जमाने में वो भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देता था, लेकिन कम पढ़ा लिखा है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बुद्धि उसके सबसे ज्यादा है। सबसे पहले वही लाइन पे आया, उसने गुजरात में ही नरेंद्र मोदी को पकड़ लिया था। तो सोचिए ये आमिर खान वगैरह तो जिस जमाने में शेखर गुप्ता के वॉक द टॉक पे आके कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी का वीजा कैंसिल होना चाहिए, वो सलमान खान उसी में पलट गया था। और शाहरुख खान को भी थोड़ी देर से अकल आई, नसीरुद्दीन शाह को अभी तक नहीं आई। अकल आने को सैफ अली खान को भी आ गई है, जो अब तरह तरह की झूठ बता रहे हैं कि मैंने अपने लड़के का नाम तैमूर ऐसे नहीं वैसे रखा था। उनकी बीवी उनकी पोल खोलती घूम रही, करीना कपूर। तो इन लोगों की आदतें हो गई थी बहुत खराब। अब जब आदत बदलते बदलते भी टाइम लगेगा ना, इसीलिए शाहरुख खान ने कहते हैं हम काम ही नहीं करेंगे, 1 साल की छुट्टी ले लेंगे, अकेले रह के विपाशना में चले जाएंगे और थोड़ी अपनी आदतें ठीक करेंगे। अब वो आप देखिए आमिर खान वो तीसरी शादी में धोती कुर्ता पहन के टीका लगा के घूम रहे हैं, आपको देख। अब ये मुझे मजे की बात लगी कि साहब कि दूल्हा मुसलमान दुल्हन क्रिश्चियन और वो जो है वो अपने आप को कपड़े सनातनी पहन के और कपड़े सनातनी। हाँ ये और सहबाला, हमारे यहाँ क्या होता है, सहबाला जो दूल्हे के साथ बैठता है घोड़ी पे, सहबाला राज ठाकरे गाड़ी चला रहा आप 1000 से अधिक लोगों ने राम मंदिर के सीईओ पद के लिए अप्लाई कर दिया है। आपने किया? जी नहीं, मैंने नहीं किया। करना चाहिए था। मैं और एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। करना चाहिए था आपको। आपके पास प्रशासनिक अनुभव है, आप सनातनी बेंट ऑफ माइंड के, आपको बिल्कुल करना चाहिए। हाँ जी जी, लेकिन मैं जयपुर नहीं छोड़ सकता। ये समस्या जयपुर नहीं छोड़ सकते आप। जयपुर आपका क्या है भाई, आप तो यहीं से गए हो, उत्तर प्रदेश से जाके कह रहे हो जयपुर नहीं छोड़ सकता। जब आपने अपनी पैदाइशी जगह छोड़ दी तो जयपुर क्यों नहीं छोड़ सकते आप भाई? जहां पैदा हुए, पले बढ़े, पढ़ाई की, जब वो जगह छोड़ दी आपने तो जयपुर क्या चीज है? मैं क्या है कि जो काम चंपत राय जैसे लोग कर चुके हो वो काम करने में मैं लज्जा महसूस करता हूँ। नहीं, ये कोई बात नहीं कि चंपत राय जो काम कर रहे हैं वो काम आपको करने के लिए भेजा भी नहीं जा रहा। आपको भगवान नाम की सेवा की बात हो रही है, मंदिर की सेवा की बात हो रही है। चंपत राय जो काम कर रहे हैं, अगर वही काम करवाना होता तो चंपत राय को ही छोड़ देते ना, तुम ही कर लो। चंपत राय जब काम कर रहे हैं वो काम ना हो आगे, इसलिए नया सीईओ रखा जा रहा है। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1000 से अधिक लोगों ने इतनी सेवा भावना दिखा दी। सेवा भावना की कोई बात नहीं है भाई। राम मंदिर का सीईओ एक बड़ी बात है। अगर जो भी आदमी राम मंदिर का सीईओ होगा वो बहुत ताकतवर पद पे होगा, देश दुनिया के तमाम लोगों को दर्शन करा सकेगा। राम मंदिर के अंदर रहने का उसको, मतलब ये कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी बात है कि आपको राम मंदिर के अंदर रहने का आवास मिलेगा, वो आवास जो अभी तक चंपत राय ने खाली नहीं किया है, जो उनको अब तक खाली कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक चंपत राय उसी में रह रहे हैं। तो आपको राम मंदिर के अंदर रहने का आवास मिलेगा,
इतने इस ऐतिहासिक मंदिर को चलाने का मौका मिलेगा। हजार क्या साहब, लाखों आती तो मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होता। बस देखना ये है कि ये एक काम ट्रस्ट ने अच्छा किया, उन्होंने कहा कि हमें रिटायर्ड आदमी चाहिए होगा, क्योंकि अगर रिटायर्ड आदमी नहीं होगा तो सरकार का दखल हो जाएगा। आई टोटली एग्री विद देम। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि जो ट्रस्ट में जो आदमी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होके आएगा, अगर वो एक रिटायर्ड आईएएस पीसीएस अधिकारी है, तो मेरा अपना मानना है कि आईएएस पीसीएस से ज्यादा भ्रष्ट कौन होता है? इनसे ज्यादा कोई भी भ्रष्ट नहीं होता है। तो इनके ऊपर ट्रस्ट के मेंबर्स को प्लीज, ये मतलब आपकी सेवा पे कमेंट है, इसलिए प्लीज इसको अदरवाइज मत नहीं, लीजिएगा। मैं इससे हाँ सहमत हूँ पूरी तरह से। हाँ, तो इसमें कोई संदेह की ब्यूरोक्रेसी बात नहीं। ज्यादा भ्रष्ट कौन होता है? तो इन जो भी ब्यूरोक्रेट वहां पे अपॉइंट होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, उसके ऊपर ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स को बहुत जबरदस्त नजर रखनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि यहां आपदा में अवसर है। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपदा में अवसर है। एक इतना जघन्य, एक इतना घृणित कार्य हुआ है, इसी के मौके का लाभ उठाकर पूरे मंदिर को पारदर्शी बना दीजिए। एक रोल मॉडल की तरह राम मंदिर को आप प्रेजेंट कीजिए कि जिसके चलते हम पूरे देश के मंदिर वापस मांगने के अधिकारी हो जाए। हाँ, इस बारे में मैंने एक पंकज सक्सेना जी के साथ में एक डायलॉग किया था, और इस समय वो शोध कर रहे हैं इस विषय पर। पहले से ही कर रहे थे, ये विषय उत्पन्न नहीं हुआ था, उसके पहले ही वो मैनेजमेंट ऑफ हिंदू टेम्पल्स के मॉडल्स पर शोध कर रहे थे, और उससे वो शोध उनका चल ही रहा था। वो केवल उन्होंने एक कंप्लीट किया था, एक गोवा कंप्लीट किया था उन्होंने, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ देख रहे थे, तब तक ये कांड अगर हो गया। पंकज सक्सेना कोई शोध कर रहे हैं तो मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि सरकार उसको बहुत सीरियसली लेगी। पंकज एक बहुत ही डेडिकेटेड, एक बहुत ही सक्षम और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, एकदम 100% क्रेडेंशियल्स वाले आदमी हैं, और मैं तो उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ साहब। और अगर वो कोई शोध कर रहे हैं तो मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि सरकार उस शोध को बहुत गंभीरता से लेगी। और उन्होंने जो बात बताई वो काफ़ी मेरे लिए नई थी, और उन्होंने ये बताया कि गोवा में 1930 में पुर्तगाली जो थे वो एक लॉ लेके आए थे, और उनका मानना है कि वो देश का संभवतः सर्वश्रेष्ठ टेम्पल मैनेजमेंट कानून है। पुर्तगाली लेकर आए थे। पुर्तगाली लेके आए थे। और एक बात उसमें और भी है कि वही कानून जो है वो चर्च के ऊपर भी लागू है। और उन्होंने कोट भी किया वहाँ के लोगों को कि साहब कि अगर शायद भारत सरकार होती तो इस तरह का कानून यहाँ नहीं आ सकता था। पुर्तगाली तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो स्लांट्स थे, उसमें चर्च को जो था वो अधिक पावर और प्रिविलेज दे रखा है उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में। फॉर इंस्टेंस उस सिविल कोड में ये है कि चर्च को ये अधिकार है रजिस्ट्रेशन करने का अपने यहाँ, लेकिन बाकियों को नहीं है। बाकी को रजिस्ट्रार के सामने जाना पड़ता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात हो रही। मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात हो रही। तो वो तो है, लेकिन ये वाला जो मैंने सुना, आई वाज रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो ये जो लोग सुन रहे हों और सरकार में दखल रखते हों, तो उनको इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, और मैं वो शेयर भी कर दूंगा आपसे जो डायलॉग किया था मैंने उनके साथ में। मैं पंकज जी से खुद बात कर लूंगा, मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनसे उनका डिटेल लूंगा। और द मैन इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड और उनका रिसर्च बहुत अच्छा होता है। तो और भी जगह कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी उनका शोध है और अन्य विषयों पर भी। तो अब ये बताएं कि साहब कि अब राम मंदिर के चलते हमारे अखिलेश यादव जी की जो मुहिम है वो कहाँ तक पहुंची है? अभी भी वो योगी जी से ही लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या कि राजेंद्र पाल गौतम से लड़ रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव का मैंने अभी आपको बताया था कि अखिलेश यादव अगर इस मामले में नहीं कूदे होते तो ये मामला एकदम अलग रूप ले लेता। पर आपकी इतनी लंबी हिस्ट्री शीट है इस मामले में, चाहे अखिलेश यादव हो या केजरीवाल हो, राम मंदिर को लेकर आप लोगों का इतना लंबा इतिहास है, इतने लंबा आप लोग हिस्ट्री शीटर हो कि जब आप लोग आओगे तो वो पन्ने पलटे जाएंगे, और वो पन्ने पलटे जाएंगे तो लोग फिर राम मंदिर और ट्रस्ट, भाजपा, आरएसएस, बीएचपी सब भूल जाएंगे।
तो अखिलेश यादव के लिए तो बेहतर होता कि इससे वो दूरी बनाकर रखते, लेकिन हम वो अच्छा बहुत अजीब सा, मैं कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता। आप जाके अखिलेश की आप टाइमलाइन देखिए, वो मालूम है किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं कि आज किसने किसकी जेब काट ली। है? ट्रस्ट मी सीरियसली, उन्होंने पोस्ट किया कि देखिए 2 लोगों में पटका पटकी हो गई कानपुर में, और उसका वीडियो डाला है। पटका पटकी हो, कोई हथियार नहीं, किसी किसी वकील हो, किसी में पटका पटकी हो गई, उसका वीडियो डाला है। किसी ने किसी की जेब काट ली, उसका पटका पटकी, उसका वीडियो डाला है। तो एक बार ओवैसी ने कहा था कि अखिलेश यादव विपक्ष के नाम पर सांड समाचार डालते हैं। उस जमाने में वो सांडों की वीडियो डालते थे। उसको ओवैसी ने नाम दिया था सांड समाचार। उसके बाद अखिलेश यादव ने सांड समाचार डालने तो बंद कर दिए, लेकिन ये सब चल रहा है उनका। तो वो देखिए राजेंद्र पाल गौतम से कैसे चला? ओम प्रकाश राजभर को कोई सीरियसली लेता नहीं, ये बात सच है। लेकिन अगर ओम आपको मैं प्रकाश की जानकारी दूं कि मैंने ओम प्रकाश राजभर को फॉलो कर लिया है। उनकी उनकी बातें सुन के नहीं, मैं बता रहा हूं उनकी बात कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ओम प्रकाश राजभर ने जो बातें कही हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पीसी और एसी के बाहर निकले, एयर कंडीशन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। और अगर आप समझें कि अब अच्छा एसी और पीसी के बियॉन्ड अगर वो कुछ जाते हैं तो ट्विटर पे चले जाते हैं। इससे ज्यादा वो अच्छा आप सोच कर देखें संजय सर कि महीने में 30 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो रोज अपने घर से आते हैं, आके अपने दफ्तर में बैठ जाते हैं, पत्रकारों को बुला लेते हैं, चाय पानी होता है, शुरू हो जाता है। मतलब एक विचित्र किस्म की बात है। लेकिन जो उन्होंने अभी सीरीज चालू की है ओम प्रकाश राजभर ने सपा के जंगल राज पे, बड़ी इंटरेस्टिंग। और वो कह रहे हैं कि साहब वो हर जिले का वो एक चिट्ठा देंगे ओम प्रकाश राजभर। हाँ, वो कहते रहे और वो बहुत बेलौस बोलते भी हैं। लेकिन ये है कि एक जमाने में ओम प्रकाश राजभर मोदी योगी के लिए भी बहुत कुछ बोलते थे। उनके कहने सुनने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ पूर्वांचल में चुनाव में तो असर डाल ही देते हैं। नहीं, फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन आप ये देखें फर्क इसलिए नहीं पड़ता था, मोदी योगी की बात है कि मोदी योगी कभी इनको रिस्पॉन्ड करते नहीं थे। अखिलेश बाबू तो रोज रिस्पॉन्ड करते हैं। ये अंतर है ना। तो अखिलेश कोशिश करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से इंगेज ना करें, लेकिन उनको मजबूर कर देते हैं। ये तो बड़ी बड़ी कमजोरी है, इसे तो कैसे चलेगा। लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। क्या प्रश्न था सर आपका? अखिलेश जी की राजेंद्र पाल गौतम से कैसी पट रही है? देखिए, हर बार चुनाव के पहले बिफोर एवरी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो अखिलेश यादव को एंगेज कर लेते हैं। ये बड़ी सिस्टमैटिक, एक आपको बताओ, एक आप इसमें पूरी एक स्ट्रेटजी नजर आएगी। राज्य लेवल के नेता हमेशा अखिलेश यादव को एंगेज कर लेते हैं, चाहे वो आरपी गौतम हो, चाहे वो अजय राय हो, चाहे वो इमरान मसूद हो। राज्य लेवल के नेता अखिलेश यादव को एंगेज करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, जिसमें चुनाव में ज्यादा सीटों को देकर राहुल गांधी नेगोशिएट कर सकें। अखिलेश यादव का पूरा स्टीम निकाल देते हैं इन लोग, और एकदम एंड में राहुल गांधी की एंट्री होती है। यही काम उन्होंने बिहार में किया था, यही काम बिहार में किया था, जिसके चलते बाद में तेजस्वी यादव को भवन में चले गए। वही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब आप पिछले चुनाव को निकाल, आप 2024 देख लीजिए, आप 2022 देख लीजिए, अखिलेश यादव को इतनी गंदी गंदी, अरे अजय राय ने तो सीधे सीधे बहुत आपत्तिजनक बातें कर दी थी। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी जो सोशल मीडिया सेल है उसने पलट के इन लोगों पे आरोप किया। तो अखिलेश यादव तो इतना नाराज हो गए थे कि मध्य प्रदेश चुनाव में चले गए थे कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने, आपको याद होगा। एमपी कांग्रेस मतलब मध्य प्रदेश में जाके कांग्रेस के खिलाफ वो प्रचार कर रहे थे। तो ये हर चुनाव के पहले होता है कि जो राज्य लेवल के इनके पदाधिकारी हैं, वो अखिलेश हो व तेजस्वी हो, जो भी हो, उसको इन लोग इंगेज करके
उनका पूरी स्टीम निकाल देते, उनको बुरी तरह परास्त कर देते, और बाद में राहुल गांधी एंट्री मारते हैं और उसके बाद इतनी ढेर सारी सीटें ले लेते हैं जिसमें 90% वो हार जाते हैं। नहीं, लेकिन इस बार तो थोड़ा अनरियल मामला है ना, अनरियल इन द सेंस कि अब 200 सीटें मांग रहे हो नहीं, मांगा और ऐसे, मांगा पीछे से हमेशा ऐसे ही जाता है। कवर देखिए कवर फायर नहीं, पिछली बार 100 मांगी थी तो मिल गई थी 50 एक शायद। तो बस इस बार 200 मांगेंगे तो 100 मिलेगा। और हमारी तरफ एक कहावत है कि तोप का लाइसेंस मांगो, पिस्तौल तो मिलबे करेगी। तो वो तोप का लाइसेंस मांगा जा रहा है इस समय। नहीं, लेकिन जो उनका चॉइस है, राजेंद्र पाल गौतम आप जानते हैं ना, वही जो वो अभी नियो मायावती के दरवाजे से लौटे हैं। वो नियो बुद्धिस्ट है मायावती के दरवाजे से वापस और भी आए हैं। उनको केजरीवाल ने पार्टी से निकाल दिया था। मंत्री थे वो और मंत्री से उनको इस्तीफा दिलवाया था। क्यों? वो बहुत उटपटांग बोल भी रहे थे यहाँ दिल्ली में, उनको सभा मुझे नहीं नहीं, याद है वो यूएस तो प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। वो तो जो है वो अंबेडकर के 22 वचनों को जो है वो पब्लिक में उसका वो आज करते थे। वो अंबेडकर के 22 वचन ठीक है, लेकिन अमूमन राजनीतिक पार्टियां उनका पब्लिक वॉच नहीं करती, पब्लिक वाचन नहीं करती। तो पब्लिक वाचन करते हुए पकड़े गए तो उनको निकाल दिया गया कि भाई बाकी सब ठीक है, हम अंबेडकर जी का महिमा मंडन करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक में उनके वचन भी दोहराए। अरे भाई, इनसे मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया ना, देखिए आप। शी रिफ्यूज टू से हिम। हाँ, तो गए थे ना किसके, पूनिया के साथ में। ये गए थे, और वो पुनिया साहब का जो लड़का है, कौन पुनिया, पन्नेलाल पुनिया का जो लड़का है, तनुज पुनिया या क्या नाम है, वो गया था साथ में। दोनों के लिए मायावती ने गेट ही नहीं खुलवाया। काफी देर सड़क पर खड़े रहे, फिर लौट आए। नहीं, और आप इमरान आरपी मसूद को आप आरपी गौतम के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह के भाई, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मेरे ख्याल से उत्तर भारत में पहाड़ी प्रदेशों को छोड़ दीजिए, उत्तर भारत के जो जितने भी हैं, चाहे यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, जितने भी बड़े बड़े प्रदेश हैं उनमें सवर्णों की संख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक। ये तो, इसमें तो किसी प्रकार की कोई निर्विवाद बात है। जहाँ ब्राह्मण 12% हो वहाँ तो फिर आप राजेंद्र पाल गौतम को रख के मतलब ये आप ये इंश्योर कर रहे हो कि आपको कुछ मिले या ना मिले। कम से कम एक चंक तो आपने बिल्कुल आउट कर दिया कि भाई ये इसका तो हमको चाहिए ही नहीं। पता नहीं, अखिलेश यादव भी तो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को वेश्या भी बता रहे हैं, तो उसका क्या कहा जा सकता है? तो एक अलग किस्म की राजनीति चल रही है। राहुल गांधी के लिए कम से कम हम लोग ये कह सकते हैं, उनको ये इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि वो भारत में इतना रहते ही नहीं कि उनको भारत के बारे में पता चले। अभी देखिए, 1 महीने बाद कहाँ से टहल के आए, किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि पूछ ले कि राहुल जी अब कहाँ थे। किसी कांग्रेसी की दम नहीं है। वायनाड में इतनी बड़ी आप, अच्छा ये प्रियंका कहाँ है? व्हाई डिड प्रियंका नॉट गो टू वायनाड? राजा महाराजा लोग हैं आप, कहाँ चक्कर नहीं में नहीं, मेरा मेरा प्रश्न पूछने का क्या? तात्पर्य कुछ और है। क्या प्रियंका भी राहुल गांधी की तरह विदेश में है क्या? उनका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या विदेश में होंगी, नहीं तो हिमाचल में अपनी अपने महल में होंगी। हाँ, अब इतनी गर्मी में केरल पहुंच जाए। ये वो देश है जहाँ पर साहब अपनी मल्लिका का मकबरा बनाने के लिए शाहजहां ने कोई 20-30-40 लाख हिंदुस्तानियों को अकाल में मरवा दिया था। क्या बात करते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, गए ही तो नहीं। मतलब आप ये चाहते हैं कि इस प्रजातंत्र के नाम पर राजा महाराजाओं का युग समाप्त कर दिया जाए। भाई प्रिवी पर्स ही तो नहीं मिलता उनको, बाकी तो सब कुछ है। नहीं नहीं, प्रिवी पर्स मिलता है। प्रिवी पर्स में इतने क्या पैसे मिलते थे? जिस तरह के बड़े बड़े लुटियंस में इनके पास बंगले हैं, जिस तरह की सिक्योरिटी है, जिस तरह की गाड़ियां हैं, जिस तरह के प्रिविलेजेस हैं, प्रिवी पर्स ही तो है, और क्या है? ये प्रिवी पर्स का बस, और बस ये कहिए कि इनका बाकायदा राज्याभिषेक नहीं होता बस। करवाना चाहिए, मुझे लगता है करवाना चाहिए, राज्याभिषेक भी करवाना चाहिए।
आप सोचें इसके बारे में। राज्याभिषेक की परंपरा पुनः वापस होनी चाहिए। ध्रुव राठी जो है वो सोनम वांगचुक को मरवाना चाहता है। कह रहा है कि विल नरेंद्र मोदी लेट सोनम वांगचुक डाई? ही डिड द सेम विद जीडी अग्रवाल। देखिए ये भी बड़ी गजब की बात है। जब जीडी अग्रवाल साहब अनशन कर रहे थे तो यही लोग जीडी अग्रवाल को या तो गालियां दे रहे थे या इग्नोर कर रहे थे। आज इनको जीडी अग्रवाल के 111 दिन के अनशन याद आ गया। क्यों? उस समय जीडी 111 अग्रवाल ना, बहुत अभी तो बड़े क्या है, विलेन, अभी इसको तो नहीं 18 उस दिन ही समय हुए जीडी हैं। अग्रवाल बहुत बड़े विलेन थे क्योंकि वो गंगा जी के लिए अनशन कर रहे थे। क्योंकि वो गंगा जी के लिए अनशन कर रहे थे इसलिए उस समय जीडी अग्रवाल विलेन थे। आज ये जीडी अग्रवाल का हवाला दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी जीडी अग्रवाल की बात कर रहे हैं। जीडी अग्रवाल की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मैं समझता हूं महीने या 2 महीने बाद भारत सरकार ने ई फ्लो नोटिफाई कर दिया था कि गंगा में कम से कम इतना पानी अवश्य रहेगा। तो हो सकता है कि वांगचुक साहब की कुर्बानी रंग ले ही आए और धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए। वांगचुक साहब के बाद अगर वांगचुक साहब हट जाते हैं तो हट जाते से मेरा मतलब आप समझ ही रहे हैं। आइए चलते हैं थोड़ा सा बंगाल की तरफ। वहाँ ममता बनर्जी बहुत कष्ट में हैं। उनकी एक और तारिका जो है वो राज्यसभा से इस्तीफा दे गई है, कोयल मलिक। और उसके अतिरिक्त मदन मित्रा जो एक कुछ ही जो आपके नॉर्थ 24 परगना में जो सीटें उन्होंने जीती हैं, बहुत कम जीती हैं, उनमें से एक थे। हिंदुओं में से संभवतः, मतलब एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी में संभवतः अकेले थे, कुमारपाड़ा आई थिंक। तो वो भी छोड़ गए। मदन मित्रा तो बड़े दादा थे, वो भी छोड़ गए। और ममता दीदी कह रही हैं कि भय वापस आएगा। ये सुना आपने? भय। कैसा भय? उनका कार्यक्रम तो भय से चलता था ना, भय से। तो खुद ही क्या नहीं मैं फिर से डराऊंगी। हाँ, भय से नहीं बच सकते आप लोग। ममता बनर्जी को आज मैं बोलते सुन रहा था आज या कल, जिसमें वो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी मुझे हार्ट अटैक आ जाए पर मेरे हार्ट अटैक नहीं आया। ममता बनर्जी जब भी मुंह खोलती हैं, ममता बनर्जी जब भी बात करती हैं, ममता बनर्जी आज से नहीं, मैं पिछले 10-12 साल से उनको बहुत नजदीकी तरीके देख रहा हूं, तो मुझे ममता बनर्जी में एक भी ऐसी बात नजर नहीं आती। उनका जो जहनी स्तर है, उनका जो आईक्यू लेवल है, वो मुझे कतई इस लायक नहीं लगता कि वो 15 साल मुख्यमंत्री रह जाती। ममता बनर्जी तो मुझे सीधे सीधे भारत पे एक लादी हुई प्रोजेक्ट नजर आती हैं। ममता बनर्जी मुझे एक डीप स्टेट की बाकायदा बहुत सुनियोजित साजिश के तहत इनको मुख्यमंत्री बनाकर 15 साल तक चलाया गया। इनके एक ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री बनाकर चलाया गया कि जहां पे इनके हारने पे ट्रंप तक का अफसोस सामने नजर आया। तो ममता बनर्जी का जो आईक्यू लेवल मुझे नजर आता है, जिस तरह की वो बातें करती हैं, जिस तरह की कविताएं करती हैं, जिस तरह के गाने गाती हैं, जिस तरह के डांस करती हैं और जिस तरह की पेंटिंग बनाती हैं, उन सब को देखकर और उनकी ओवरऑल फिलॉसफी देखकर मुझे ममता बनर्जी कतई इस लायक नजर नहीं आती कि 15 साल कैसे बंगाल को संभाल गई, चला गई। तो मुझे तो लगता है कि साहब वो एकदम टोटल एक प्रोजेक्ट के चलते एक 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 कॉन्स्पिरेसी के चलते ममता बनर्जी को 15 साल बंगाल में बैठा कर रखा गया। उनके अंदर कोई बात तो नजर आनी चाहिए, कोई बात नजर नहीं आती। ये तो मैं भी एक जगह कह चुका हूँ, ये डीप स्टेट प्रोजेक्ट था ये, और बहुत लॉस हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सीआईए की हाइटेंड एक्टिविटी है, उनके लोग जा रहे हैं। कोई मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा जा रहा है, मिजोरम घूम रहा है, कोई रॉजर गार्डन पकड़ा, हाँ जॉर्डन मतलब ममता के ब्राउन पकड़ा जाने जा से रहा है। इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए इन लोग कि अब यहाँ पे किसी दिन अगर हम लोग को बॉर्डर पे जेडी वांस पकड़े गए तो कोई बहुत बड़ी इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। इनकी बड़ी नेफेरियस डिजाइन थी। और वो जो शेख हसीना कह रही हैं कि जो उनका जो एक ग्रेटर क्रिश्चियन कंट्री इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो प्लान था, वो बड़ा रियल प्लान था। और उसमें मैं तो सबसे बड़ा कहता हूँ कि धक्का जो चार है, चार चार चीजों को जोड़ के देखना चाहिए। ईस्ट तिमोर, शेख हसीना की सेंट मार्टिन वाली बात, ये हमारे जो पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो लैंड बना रहे थे इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश मिलाकर, उनका बयान, और फाइनली
आप इसका जो मिशनरी एक्टिविटीज हैं और जो बांग्लादेश का दखल है और जो ममता बनर्जी के 15 साल हैं, इन सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जोड़ के इनमें से कोई भी घटना आइसोलेशन में नहीं देखी जानी चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी का जो आईक्यू है वो मुझको बहुत ही सरप्राइज करता है। जितना वो, अच्छा, जब शुरुआत में सब करती थी, मुख्यमंत्री करते हुए वो पागलों जैसी हरकतें करती थी, तो कभी कभी लगता था कि लालू यादव जैसा उनका बना ड्रामा है। लेकिन अब धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि सच में उनका मानसिक स्तर बहुत ही सीमित है। ये सरप्राइजिंग है। तो अब बताएं साहब, ये 2/3 में अब कितना वक्त बचा है? शरद पवार तो आ ही गए अब पूरी तरह से, देखिए ऐसा कहा जा साहब, सकता है? मुझे नहीं मालूम कि 2/3 में कितने लोग बचे हैं और ये कब तक हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये सारी गतिविधियां हो रही हैं, उसने तकरीबन एक बार तो पक्की कर दी है कि मॉनसून सत्र में डिलिमिटेशन बिल आएगा भी और पास भी होगा। क्योंकि इस बार बीजेपी काफी उस पर कमिटेड नजर आ रही है। और मजेदार बात यह है कि आपको उसमें समाजवादी पार्टी का भी योगदान नजर आएगा। कल योगी की जो शाह से मीटिंग हुई है 45 मिनट, उससे जो खबरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि साहब उसमें सपा का भी रोल नजर आएगा। भले वो अखिलेश यादव की इच्छा के खिलाफ ही क्यों ना नजर आए। जरूरी नहीं कि लोग उसमें वोट ही डालें। आपने देखा है राज्यसभा चुनाव में कई बार नई नई चीजें, किसी की माँ बीमार हो जाती है, वो वोट नहीं डाल पाता है, गायब हो जाता है। किसी की अपनी तबीयत खराब हो जाती है, कोई रास्ता भूल जाता है। तो इस तरह की हरकतें भी आपको करते हुए लोग नजर आ सकते हैं। ये तो बड़ी बात हो जाएगी। आपने तो बड़ा रहस्योद्घाटन किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल डीएमके और समाजवादी पार्टी, डीएमके से तो आएगी तो जो मदद आएगी वो सीधे स्टालिन के लेवल से आएगी। वो असेंबली छोड़कर जाने वाली बात आएगी, पार्लियामेंट से बहिष्कार वाली बात आएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी से भी कुछ सांसदों को आप अपरिहार्य कारणों के चलते सदन से अनुपस्थित देख सकते लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब आप सबकी बात कर रहे हैं कि साहब शरद पवार जो है वो सपोर्ट करेंगे, और एनसीपी वाले जो हैं, सॉरी, आपके शिवसेना के 9 में से 6 आ गए, और तृणमूल के जो हैं वो 20-22 निकल गए, और सारी बातें हो गई। मैं आज देख रहा था एक कहीं पर ट्विटर पे एक वार्ता चल रही थी कि साहब आप जो है वो कांग्रेस वालों के प्रति इतने आश्वस्त क्यों हैं कि उनमें से कोई नहीं हिलेगा? हैं। कांग्रेस वालों के प्रति बात नहीं हो रही है क्योंकि हो सकता है कि जहां तक मुझको समझ में आता है कि कांग्रेस को हिलाना सबसे आसान होता है, इसलिए वहां इतनी बातें नहीं हो रही हैं। लेट अस सी। ये बात तो अपने आप में भी, देखिए एक बात समझ लें, 2/3 बहुमत होता नहीं किसी पार्टी में ब्रेक अवे करने के लिए। चाहे वो ममता एक एक्सेप्शन थी, तो होगा वही जो कि लोग एब्सटेन कर जाएंगे। कोई बीमार पड़ जाएगा तो किसी की माँ बीमार पड़ जाएगी, किसी का बच्चा बीमार पड़ जाएगा, कोई मौके पे पहुंच नहीं पाएगा, किसी का जीपीएस गलत हो जाएगा। आपको इसी तरह की बहुत ढेर सारी चीजें नजर आएंगी। वो हर पार्टी से नजर आएंगे, इंक्लूडिंग कांग्रेस। बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। ये ऐसे पास हो जाएगा तो फिर 2029 का चुनाव तो फिर फोरगॉन कंक्लूजन हो जाएगा। ना वो फिर पूरा 2047 तक भूल जाइए आप। प्रजातंत्र कैसे बचेगा? अच्छा ये बताइए, 2009 के चुनाव के पहले 2008 में कांग्रेस ने भी डिलिमिटेशन किया था और उसका पूरा लाभ उठाया था। लोग कहते हैं कि भाई 2009 के चुनाव में कांग्रेस की जीत में 2008 के डिलिमिटेशन का बड़ा रोल रहा था। और कांग्रेस आज से नहीं जमाने से डिलिमिटेशन करती चली आ रही, इसमें नई बात क्या है? तो ठीक है, इस बार जो सत्ताधारी दल है वो अपने हिसाब से कर लेगा, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर लिया। और आपने हेमंत बिस्व शर्मा का नाम ले लिया तो एक भी चीज दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक परफॉर्मर, और आई विल नॉट से एग्जैक्टली नॉन परफॉर्मर, कह सकते हैं साहब कि एक सुपर परफॉर्मर
और एक एवरेज लेस देन एवरेज है। 2 खेमे बनते जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स के। इसका देखिए एक कारण है साहब, इतनी ज्यादा स्टेट्स में भाजपा के मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब तो मेरे ख्याल से 18 तो हो गए होंगे, 18 18 19, हाँ 18। अब जब 18 18 में खुद मुख्यमंत्री, के हैं, 18 में खुद के 18 वही मैं क्या, मैं एनडीए की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। 18 मुख्यमंत्री अगर केवल भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ए कैटेगरी में आएंगे, कुछ बी कैटेगरी में आएंगे, कुछ सी कैटेगरी में आएंगे। आप 18 मुख्यमंत्री एक जैसा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे मैं शुभेंदु को मैं हमेशा कहता था योगी एक लंबी लाइन खींच दिया। योगी ने ऐसी लाइन खींच दिया कि बाकी मुख्यमंत्रियों को उसी से कंपेयर किया जाता है। अपने तीसरे टर्म की तरफ जा रहे हैं योगी, उधर शुभेंदु हैं जो पहले ही टर्म में चौथे टर्म जैसी बैटिंग कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि 20 साल से वो मुख्यमंत्री है। यस, हिज कॉन्फिडेंस इज नेक्स्ट लेवल। देयर इज वन मोर चीफ मिनिस्टर जिसके बारे में बात नहीं होती, पर वो अपने हिसाब से अच्छा मैनेज कर रहा है, मैं उसको कहता हूँ हरियाणा का नायब सिंह सैनी। हाँ, उनके बारे में कभी ना अच्छी बात आती है ना बुरी बात आती है, जैसे कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए कि योगी हैं, अब शुभेंदु का नाम आ गया, उसमें हिमंता है, फडणवीस हैं, ये एक अलग लेवल पे है। और उसके बाद फिर नायब सिंह सैनी का नाम इसलिए भी आता है क्योंकि ही इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क इन पंजाब एज हरियाणा चीफ मिनिस्टर। पंजाब में लोग कहते हैं कि साहब कि हमको, जब एग्जाम्पल होता है कि साहब कैसा सीएम चाहिए, हमको नायब सिंह सैनी जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो 24/7 अवेलेबल है पब्लिक के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी मेरिट ये बताई जाती है कि साहब आप कोई भी जाके कभी भी उनसे मिल सकता है, रात के 2 अब बजे से तो सवेरे 6 बजे तक के बीच में होंगे। आप लोगों ने भगवान मान की कुछ अच्छी आदतें पब्लिकली तो छुड़वा ही दी, वरना अवेलेबल तो वो भी 24/7 रहते पब्लिक को। आपको पता भी रहता कहाँ पे लौट रहे हैं। आप लोगों ने इतना दबाव बना दिया। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जय आपको हिंद, साहब जय भारत, वंदे मातरम। एक दिन बाद ही सही जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं संजय। थैंक यू सर, थैंक यू।